आज से हम लोग अपने इकोनॉमिक्स में अपना सबसे पहला चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का ये सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। इसको हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, तरक्की, प्रगति, आप जो बोल लीजिए। लेकिन या इस खास करके इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मतलब ना तरक्की, विकास, इन सबसे कोई मतलब है ही नहीं। डेवलपमेंट का मतलब जब भी हम लोग एक वर्ड सुनते हैं डेवलपमेंट तो सोचते हैं कि सड़क बन जाए, बिल्डिंग बन जाए तो डेवलप हो जाए। लेकिन इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मतलब कुछ और ही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप कंट्री के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो चैप्टर हमारा भले ही डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब जो हम लोग बचपन से अपने दिमाग में सोच के रखे हुए हैं वो यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है, बाकी जो आप जानते हैं वही चीज़ें। ठीक है, इसमें दो डेफिनेशन हमें लिखे हुए हैं। इन दोनों डेफिनेशन में जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और दोनों का दोनों डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, जैसे सबसे पहला डेफिनेशन है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स। पहला डेफिनेशन इसमें है डेवलपमेंट का, वो ये बोलता है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि यदि आप किसी गोल के बारे में सोचें और वो आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो समझ जाइए कि आपका डेवलप हो गया, मतलब आप डेवलपमेंट के रास्ते पे चल चुके हैं। सपोज मान लीजिए अभी आप लोग क्लास 10th में हैं, आपका गोल है कि 90% मेरा बोर्ड में आ जाए, मान लीजिए सपोज करिए, और आपका 90% आ भी गया, तो उस केस में आपका डेवलपमेंट हो गया पहले वाले डेफिनेशन के हिसाब से। मतलब अलग अलग लोगों का अपना गोल हो सकता है, जिस चीज़ के बारे में आप सोचो और वो आपको मिल जाए तो सोचिए कि आपका डेवलपमेंट हो गया। आपके मन में सवाल होगा कि सर ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से कहाँ लग रहा है ऐसा कुछ। बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बोलोगे कि सर ये डेवलपमेंट का है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, नहीं है। हाँ 50% बोल सकते हैं, लेकिन अगला डेफिनेशन देखिए। इसीलिए हमने कहा आपको दो डेफिनेशन यहाँ पे है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला डेफिनेशन, डेवलपमेंट में इंक्लूड इंक्रीज इन इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, रिडक्शन इन इलिटरेसी, रिडक्शन इन क्राइम रेट्स एटसेट्रा। अगला जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट का, ये बेस्ट डेवलपमेंट का डेफिनेशन है। जैसे यदि किसी का इनकम बढ़ जाता है तो अपने आप को बोलता है कि हाँ मेरा तरक्की हुआ एक तरीके से। सपोज करिए कोई इंसान है जो कि किसी जगह पे जॉब कर रहा है और उसका मंथली सैलरी 50,000 रुपया मान लीजिए, अगले साल उनका सैलरी 60,000 रुपया हो गया, तो वो अपने आप को क्या बोलेगा कि हाँ मेरा डेवलपमेंट हुआ, एक तरीके से तो यही बोलेगा। ये पहला ही चीज़ हुआ। दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड लिविंग। जैसे सपोज करिए कि पहले आप 2 व्हीलर पे चलते थे, आपने बहुत मेहनत किया, आपका तरक्की हुआ, अब आप 4 व्हीलर पे आ गए, तो क्या आप नहीं बोलोगे कि हमारा डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल बोलोगे कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। अगला है रिडक्शन इन पॉवर्टी। मान लीजिए कि आप पहले बहुत गरीब थे। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय पे आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत का गरीबी में था। आज देखो बहुत हद तक हम लोग ऊपर आ चुके हैं। हालांकि इंडिया आज भी पूरी तरीके से अमीर नहीं है, मतलब आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि इम्प्रूवमेंट तो हुआ है गरीबी के मामले में, है कि नहीं? यदि ऐसा हो जाए तो भी आप बोलोगे कि हाँ डेवलपमेंट हुआ। उसी प्रकार से रिडक्शन इन इलिटरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान आजकल पढ़ रहा है, मान लीजिए शिक्षित हो रहा है, तो क्या बोलोगे आप? डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगला चीज़ है रिडक्शन इन क्राइम रेट्स। मान लीजिए पहले क्राइम बहुत होता था, सपोज करो, आज क्राइम कम हो गया है, तो क्या आप मानोगे कि डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल मानेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन आपके सामने दो गो है, इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप वो लिख सकते हैं। और मेरे से पूछोगे कि सर बेस्ट कौन सा है, तो सेकंड वाला बेस्ट है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो डेवलपमेंट का मतलब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पहले समझिए चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा आपको पता है, विकास, तरक्की, प्रगति, आप जो भी बोल लो। लेकिन इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट का बात जब भी होगा ना, वो कंट्री लेवल पे होगा। कंट्री लेवल का मतलब हुआ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि कंट्री का भलाई हो जाए। इसमें आप अपने लेवल पे नहीं सोचोगे, अपने लेवल पे इसमें आप बहुत कम सोचने वाले हैं कि मेरा ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ हम डेवलप हो गए, ऐसा हो जाए तो डेवलप हो गए। नहीं,
इसमें आप कंट्री लेवल पे सोचने वाले हैं कि कब हम ऐसा क्या करें कि मेरे कंट्री का डेवलपमेंट हो। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ है। तो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो। ठीक है, हाँ, यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेक्स्ट टॉपिक, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। एक बार बताइए, क्या हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई गरीब है तो बोलेगा कि हम अमीर हो जाएं, डेवलपमेंट का मतलब उसके लिए वो हो जाएगा। किसी के पास 2 व्हीलर है, वो चाहेगा 4 व्हीलर आ जाए, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब वो हो जाएगा। किसी के पास स्मार्टफोन है, सिंपल सा सपोज मान लो ओप्पो का, वो चाहेगा कि आईफोन हो जाए, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब लोग अलग अलग हैं तो डेवलपमेंट का मायने सेम कैसे हो सकता है? अलग अलग होगा। तो वही टॉपिक में कहा गया है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जितने प्रकार के लोग उतने प्रकार के गोल्स। और एक बात यहाँ पे ना, हम चूंकि आज इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किए हैं तो आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं। इकोनॉमिक्स जो क्लास 10th का है ना, बहुत सिंपल है। यदि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, मेरे हिसाब से चैप्टर का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सिंपल है। कंट्री लेवल पे है, ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड या फिर हार्ड वर्ड है ही नहीं जो कि आपको परेशान करे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बहुत सिंपल चीज़ है। खैर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स बिकॉज द लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। हर प्रकार के इंसान का जीवन का स्थिति अलग होता है, तो सबका गोल भी तो अलग होगा ना, सबके लिए डेवलपमेंट का मायने भी तो अलग होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोग अलग अलग हैं तो सभी के लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग है। देखो, डेवलपमेंट और डेवलपिंग, इसको ना आप ऐसे समझिए। कई बार हम लोग बोलते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग कई बार बोलते हैं कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड का मतलब हो गया जो डेवलप कर चुका है, अब उसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और डेवलपिंग का मतलब हुआ कि वो कर रहा है, आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे है डेवलपिंग और डेवलपमेंट। देखो, डेवलपिंग का तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। डेवलपिंग का मतलब डेवलप कर रहा है, आने वाले समय में हो जाएगा। अगला टर्म है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सिंपल सा एक इकोनॉमिक्स का टर्म है बस, जो आपको समझाता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। यदि आप ये पूछते हैं कि सर डेवलप्ड और डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंस साफ है। डेवलपिंग का मतलब जो डेवलप कर रहा है, डेवलप्ड का मतलब जो डेवलप कर चुका है, उसको अब कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने का। लेकिन डेवलपमेंट जो आपने वर्ड बोला ना, ये सिंपल सा एक इकोनॉमिक्स का टर्म है जो आपको बताता है कि डेवलपमेंट का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि डिफरेंट प्रकार के लोगों का डिफरेंट प्रकार का गोल और उसके लिए डेवलपमेंट का मायने क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ सवाल जवाब हम आप लोगों से भी पूछेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा वही है। समझिए, पहला है डेवलपमेंटल गोल्स फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स। समझिए, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है, आप उसको छोड़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको सोचना पड़ेगा। आपके सामने हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जरा उसको सोचिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक इंसान है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, मतलब एक इंसान है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरों के खेत में काम करता है। अपने माइंड में ना एक इमेज बनाइए। ठीक है, और इसका जवाब आप अपने से दीजिए। नोट्स में जो है, बुक में जो है, वो तो खैर है ही, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते आप क्या सोच सकते हैं कि उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? फिर से सिचुएशन को सुनिए। पहला चीज़, एक आम आदमी है, सिंपल सा किसान है, समझ लीजिए। उसके पास किसी प्रकार का कोई ज़मीन नहीं है, अपना एक कट्ठा भी नहीं है, और वो एक लेबर है, मतलब वो दूसरे के खेतों में काम करता है, डेली का पेमेंट उसको मिलता है, तब उसका घर परिवार चलता है। आप लोग सोच के बताइए कि उस इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? मतलब वो अपने लाइफ में क्या चाहेगा? ज़्यादा ज़मीन उसके पास है, स्टेबिलिटी वो पाले, घर वगैरह बनाए। बिल्कुल सही बात है। पहला वो क्या सोचेगा कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो यार ज़मीन हो जाए। फिर वो चाहेगा कि यार अभी हम वेज पे काम कर रहे हैं, अपना ज़मीन होगा तो हम अपने खेत में काम करेंगे, है कि नहीं? जैसे एक अभी आप बोले कि इसके लिए गोल का मतलब ही हो सकता है, डेवलपमेंट का मतलब ही हो सकता है। उसी प्रकार से आप सबसे पूछेंगे ना तो सबका जवाब अलग अलग होगा, है कि नहीं?
अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। क्या लगता है आपको, कुछ अलग लिखा होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना खास करके जिसमें आपको सोचना है ही नहीं। इसमें ना वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो हमारे आसपास डेली घटना घट रहा है, सिंपल सा चीज़ है। अब इसमें देख लेते हैं एनसीईआरटी में है क्या। देखिए, मतलब एक इंसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है अपना, पहला बात। दूसरा बात, वो लेबर है, दूसरे के खेतों में काम करता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? मतलब वो ऐसा क्या चाहेगा अपने जीवन में कि उसका तरक्की हो, क्या चाहेगा समझिए। दे वुड लाइक टू हैव मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। चूंकि उसके पास ज़मीन नहीं है और वो लेबर है, तो पहला चीज़ तो वही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हमको काम मिले। क्योंकि गांव वाले इलाके में क्या होता है ना कि आपको सालों भर काम नहीं मिलता है। कई बार आपको सीजन में काम मिलता है तो कई बार आपको काम नहीं मिलता है। तो पहला ये इंसान क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हमको 365 दिन का 365 दिन काम मिले। चलिए मान लीजिए 65 दिन नहीं भी मिले तो कम से कम साल में 300 दिन तो काम मिले, ताकि घर परिवार चला सके अच्छे तरीके से। तो पहला ये क्या सोचेगा कि काम हमको डेली मिले। दूसरा ये क्या सोच सकता है कि जो पेमेंट हमको मिल रहा है, मान लीजिए एक दिन काम किया, उसको एक दिन का पेमेंट मिला 100 रुपये, वो क्या चाहेगा 110 रुपये हो जाए, 120 रुपये हो जाए। इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो सकता है कि नहीं। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर ये भी तो सोच सकता है कि मेरे पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट हो जाए? सोच सकता है, सोचने का तो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये इंसान अभी किस सिचुएशन में है। क्या सिचुएशन है? इसके पास ज़मीन नहीं है, गरीबी है। कि उतना दूर का पहले क्यों सोचेगा? पहले सोचेगा कि हमको डेली काम मिले, डेली का पेमेंट हमको थोड़ा सा बढ़ा के मिल जाए। पहला ये सोच सकता है। दूसरा क्या सोच सकता है, दे वुड लाइक टू हैव अ लोकल स्कूल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रेन। चूँकि गरीब है तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा होगा। ये क्या चाहेगा कि अपने घर के आसपास ही मोहल्ले में या फिर थोड़ा सा दूर जाना पड़े तो भी चलेगा, एक अच्छा सा स्कूल मिल जाए जिसमें इसके बच्चे जाके पढ़ सके। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। आगे, ऑल्सो दे वुड लाइक टू हैव नो एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो कई बार क्या होता है ना, समाज में जो गरीब लोग होते हैं खास करके, जिनके पास ज़मीन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उनके साथ समाज में भेदभाव बहुत होता है। तो ये और क्या चाहेगा कि जहाँ पे हम रह रहे हैं लोग हमारे साथ भेदभाव ना करें। जिस तरीके से लोग सबको ट्रीट कर रहे हैं उस तरीके से हमको भी लोग ट्रीट करें। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि एक आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये सब चीज़ हो सकता है। वो चाहेगा कि हमको डेली ज़्यादा काम मिले, डेली का पेमेंट थोड़ा सा बढ़ा के मिले, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्कूल हो जाए, है कि नहीं, और उसके साथ किसी प्रकार का समाज में भेदभाव ना हो। अगला सिचुएशन फिर से हम आपके सामने दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। अगला है डेवलपमेंटल गोल्स फॉर प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब अगला सिचुएशन आपके पास है, एक किसान है और वो किसान बहुत अमीर किसान है और वो पंजाब का है। देखो ध्यान रखिएगा आप लोग, पंजाब हरियाणा साइड का जो किसान होता है ना, बहुत अमीर होते हैं वो लोग, ध्यान रखिएगा। कहने के लिए केवल किसान होते हैं, उनके घर में BMW मर्सिडीज जैसे लगा रहता है। समझ में आ रही है बात? तो आपके सामने अगला सिचुएशन है कि एक किसान है जो बहुत अमीर है, खेत का कोई कमी नहीं है, पैसों का कोई कमी नहीं है, और वो बिलोंग कर रहा है पंजाब से। बताइए आपके नज़र में उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? मतलब वो और क्या चाहेगा कि और बढ़िया हो। हालांकि भगवान की कृपा से इनके पास सब कुछ है, लेकिन वो और क्या चाहेगा कि मेरे जीवन में कुछ और अच्छा हो ताकि मेरा तरक्की और हो जाए। क्या चाहेगा? हाँ, मतलब जिस लेवल पे अभी वो है वो चाहेगा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल, मतलब यदि वो BMW पे चल रहा है तो सोचेगा कि जेट हो जाए उसके पास। सोच सकता है, सोचने का तो आदमी कुछ भी सोच सकता है। खैर देखते हैं इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है। देखो पहला पॉइंट है, दे वुड लाइक टू हैव एश्योरेंस ऑफ हाई इनकम फ्रॉम देयर क्रॉप्स। पहली बात तो ये सोचेगा कि मेरे फसल का जो प्राइस है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हालांकि पंजाब के किसानों को बार्गेनिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, उन लोगों को पता है कि मेरे फसल का क्या कीमत है, लेकिन ये फिर भी क्या चाहेगा कि मार्केट में जब मेरा सामान उतरे, चावल दाल गेहूँ हाँ कुछ भी, तो उसका प्राइस ज़्यादा मिले उनको। पहला ये चाहेगा। दूसरा क्या चाह सकता है, दे वुड लाइक टू हैव चीप लेबर्स। ये क्या चाहेगा कि लेबर हमको क्या मिले, सस्ता लेबर मिले, तभी तो प्रॉफिट इसका बढ़ेगा ना। और क्या चाह सकता है, दे वुड लाइक टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड।
ये चाहेगा कि अपने बच्चों को कम से कम विदेश में सेटल कर दिया जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके, है कि नहीं। ओवरऑल हम आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। समझ रही है बात। ये तो 2 केस था, अभी और भी है। अगला सिचुएशन समझिए, डेवलपमेंटल गोल्स फॉर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन्स। चलिए अब समझिए, एक ऐसा किसान है जिसके पास इतना सुविधा नहीं है कि वो अपने खेतों में जनरेटर से पानी को डाल सके। मतलब वो किसान पूरी तरीके से डिपेंड है बरसात के पानी पे, कि बरसात का पानी आएगा तब जाके मेरे खेत को पानी मिलेगा। सोचिए इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है, बताइए। मतलब एक ऐसा किसान है जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक जनरेटर को हायर करे और वो जनरेटर के थ्रू अपने खेतों में पानी डाले। वो इतना गरीब है कि वो डिपेंड है पूरी तरीके से बरसात के पानी पे। वो ये सोच रहा है कि बरसात होगा तो जाके खेतों में पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डाल पाएंगे। तो बताइए इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है, सोचिए बताइए, ये क्या चाहेगा। बिल्कुल, पहला तो ये चाहेगा कि इरिगेशन का फैसिलिटी हमको मिल जाए, है कि नहीं। खैर और देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। दे वुड लाइक टू हैव इरिगेशन फैसिलिटीज एंड क्रॉप इंश्योरेंस ऑन लेस प्रीमियम। पहला बात तो ये चाहेगा कि इरिगेशन का फैसिलिटी हमारे खेतों तक पहुंचे। मतलब देखो कई बार क्या होता है ना कि आप सोचोगे कि बरसात हो जाएगा आज, लेकिन क्या कन्फर्म में हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो पहला चीज़ ये चाहेगा कि मेरे खेतों तक इरिगेशन का फैसिलिटी पहुँचे, जनरेटर पहुँचे, लाइन पहुँचे, लाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे। दूसरा ये चाहेगा कि मान लीजिए भाग भरोसे बरसात नहीं हुआ। अच्छा कभी आप लोगों ने सोचा है हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, क्या फसल का भी इंश्योरेंस होता है? होता है। समझिए फसल का इंश्योरेंस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम वो किसान है जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है। सपोज करिए 10 बीघा ज़मीन है, उस 10 बीघा ज़मीन में हमने चावल का खेती किया है। मान लीजिए हम गए सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास गए हम, और सरकार को जाके हमने बोला कि हुजूर हमने अपने खेतों में 10 बीघा चावल लगाया है, हमको अपने खेत के फसल के लिए इंश्योरेंस चाहिए। तो सरकार क्या बोलेगा, इंश्योरेंस के बदले में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे। अब यदि आगे मान लीजिए गलती से उनके खेतों में आग लग जाए, बरसात में वो पूरा फसल बह जाए, उस किसान को पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा सरकार के थ्रू, क्योंकि उन्होंने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। तो ऐसा किसान जो कि पूरी तरीके से बरसात के पानी के ऊपर डिपेंड है, वो पहला चीज़ चाहेगा कि उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिले। दूसरा चीज़ चाहेगा कि उसका क्रॉप का क्या हो जाए, इंश्योरेंस मिल जाए, ताकि फसल यदि बर्बाद हो भी जाए तो सरकार उसका पेमेंट भर दे, है ना। अगला और क्या चाह सकता है, सोचिए। अगला पॉइंट है इसमें, ऑल्सो दे वुड लाइक टू हैव बेटर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ फॉर देम एज वेल एज फॉर देयर चिल्ड्रेन। ये और ये चाहेगा कि जो फसल हम लगा रहे हैं उस फसल का अच्छा दाम मिले, हमारे बाल बच्चे अच्छे तरीके से आगे बढ़े, पढ़े लिखे, है कि नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सिचुएशन और है, 2 है बस, उसके बाद पूरा का पूरा कंक्लूजन आपको बताते हैं ये क्या हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अगला है डेवलपमेंटल गोल्स फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। समझिए सिचुएशन, समझिए। एक लड़की है, शहर में रहती है और वो अमीर परिवार से बिलोंग करती है, मतलब कि उसका फैमिली बहुत अमीर है और वो शहर में रहती है। तो सोचिए उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है, मतलब वो और अपने जीवन में क्या चाहेगी कि उसका तरक्की हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मतलब एक ऐसी लड़की है जो शहर में रहती है और अमीर परिवार से बिलोंग करती है, तो पहला क्या चाहेगी वो, हालांकि उसके पास सब सुविधा अवेलेबल है, वो और क्या चाहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही जिसमें भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें ना क्या लिखा हुआ है ये तो आप छोड़ दो, इसमें बहुत सारा पॉइंट तो आप लोग सेम टू सेम बता दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमने कहा कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है खास करके जो जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके आसपास जो हो रहा है ना उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। समझिए इसमें क्या है आगे। शी वुड लाइक टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, गेट्स
गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड सी शुड बी एबल टू डिसाइड वॉट सी वॉन्ट्स टू डू। पहला चीज़ ये चाहेगी कि बाहर जाके पढ़े, आउट ऑफ इंडिया जाए पढ़ने के लिए। दूसरा चीज़ ये चाहेगी कि जिस प्रकार का फ्रीडम इसके भाई को मिला हुआ उस प्रकार का फ्रीडम हमको भी मिले। कहने का मतलब मान लीजिए इसका भाई 8 बजे रात को घरे आ रहा है, इसको भी परमिशन मिले कि 8 बजे ये भी आए तो सवाल जवाब ना हो। जैसे हम लोगों के इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना, खास करके हम लोग चूँकि बिहार में है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, लड़कियाँ ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती हैं। तो इनका क्या हो सकता है गोल, यही होगा कि मेरा भाई यदि 8 बजे, हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास की तरह आप सोचिए, एक लड़का यदि 8 बजे घर आता है तो जनरली मम्मी पापा उनसे सवाल नहीं करते, लेकिन वही यदि लड़की घर आए 8 बजे 9 बजे तो सवाल जवाब हो जाता है। तो लड़की क्या चाहेगी, जिस प्रकार का आज़ादी मेरे भाई को मिला वो उसी प्रकार का हमको भी मिले। और क्या सोच सकती है, ऑल्सो शी वुड लाइक टू गो फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन एंड देन परस्यू जॉब। ये और चाहेगी कि आगे प्रोफेशनल कोर्स कर ले, अपने पैर पे खड़ा हो जाए। अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब वह एक अच्छा सा जॉब कर ले। ये हो गया आपके सामने सिचुएशन। अगला एक लास्ट है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। डेवलपमेंटल गोल्स फॉर अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अगला केस है आपका लड़का को लेकर। एक लड़का है जो कि शहर में रहता है और वो भी अमीर परिवार से बिलोंग करता है। इसका क्या डेवलपमेंट का मतलब होगा, इसके मतलब इसके लिए तरक्की का मायने क्या है, बताइए क्या सोच सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, महंगा महंगा जूता पहने, महंगा बाइक अफोर्ड कर ले, आईफोन खरीद ले, बाहर जाके पढ़ ले, है कि नहीं। समझते इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए। ही वुड लाइक टू गो फॉर गुड एजुकेशन फ्रॉम अ रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन। ये चाहेगा कि एक अच्छा सा रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जो होगा उससे पढ़े, डिग्री ले, है कि नहीं। हर बच्चे का सपना होता है कि वो एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से पढ़ के हम बाहर निकले। हालांकि वो हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन चूंकि ये लड़का जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अमीर परिवार से, तो परस्यू कर सकता है कि नहीं। और क्या सोच सकता है, ऑल्सो ही वुड लाइक टू हैव अ गुड ब्रांडेड मोबाइल, अ लैपटॉप और अ बाइक ऑफ हिज ओन। ये चाहेगा कि एक अच्छा सा लैपटॉप हो जाए, अच्छा सा फ़ोन हो जाए, अच्छा सा बाइक हो जाए। तो 5 केस हमने आपको बताया जिसमें आपने ये देखा कि पांचों प्रकार के लोग अलग अलग थे, पांचों के लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग था। ओवरऑल यदि हम लोग बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ पीपल विच मे बी रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक बात बताइए, इन पांचों केस को पढ़ने के बाद यदि आपसे बोला जाए कि कंक्लूजन निकालिए आपने इस पांचों में कॉमन क्या देखा, तो कॉमन तो यही दिख रहा है कि हर कोई एक अच्छा सा पेमेंट चाह रहा है, एक अच्छा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाह रहा है, अच्छा सा क्वालिटी वाला एजुकेशन चाह रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हर इंसान अलग होता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग होता है। यहाँ तक में कोई समस्या आप लोगों को? इस कंट्री के डेवलपमेंट और जैसे कोई भी पर्सन का डेवलपमेंट, हाँ, दोनों के डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क होता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपका सवाल है कि सर एक इंसान के डेवलपमेंट में और एक पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में फ़र्क होता है कि नहीं। बिल्कुल फ़र्क होता है। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे अपना कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, बाकी का छोड़िए, आप इंडिया का एग्जांपल लो। इंडिया कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। मतलब यदि इंडिया को लेकर बात करना हो, होल इंडिया डेवलपिंग कंट्री मतलब डेवलप कर रहा है। वही यदि हम इंडिविजुअली बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मुकेश अंबानी का। चलिए, मुकेश अंबानी का परिवार इतना रिच है, क्या उसको डेवलपिंग बोल सकते हैं हम लोग? नहीं बोल सकते। तो अच्छा, मुकेश अंबानी भी तो इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन मुकेश अंबानी का फैमिली डेवलप है क्या? दोनों अलग अलग हुआ ना। इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यदि कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वहाँ के सारे लोग भी डेवलप्ड होंगे। ये बिल्कुल कहना गलत होगा। आप एग्जांपल इंडिया का ले लो। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अंडर डेवलप हैं, बहुत सारे डेवलप्ड हैं, बहुत सारे डेवलपिंग है कि नहीं। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछे, अच्छा सवाल था आपका, यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए क्या ये ज़रूरी है
कि यदि कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वहाँ के सारे लोग भी डेवलप होंगे? जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग अंडर डेवलप होंगे, कुछ लोग डेवलपिंग होंगे और कुछ लोग डेवलप्ड होंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। नेक्स्ट हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अपना एक सबसे मेन टॉपिक का नाम था, हालांकि चैप्टर ही स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। पहले तो इंट्रोडक्शन था, डेवलपमेंट का डेफिनेशन था, ये हम लोग जान चुके थे। सबसे पहला टॉपिक था हमारा व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हर प्रकार के लोगों का गोल अपना अलग होता है, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग होता है। जिसमें हम लोग सबसे पहले बात किए थे डेवलपमेंटल गोल्स फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स। मतलब इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि आखिर एक ऐसा किसान जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है। फिर हम लोग बात किए थे कि एक ऐसा किसान है जो कि बहुत अमीर है और वो पंजाब से बिलोंग करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ऐसा किसान है जो कि पूरी तरीके से बरसात पे ही डिपेंड है, मतलब अपने फसल के लिए यदि उसको पानी चाहिए तो वो पूरी तरीके से बरसात पे डिपेंड है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि एक ऐसी लड़की है जो कि शहर में रहती है और वो बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और लास्टली हम लोग डिस्कस किए थे कि एक लड़का है, वो भी शहर का ही है, शहर में रहता है और वो भी एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है। तो इन पांचों अलग अलग प्रकार के केस को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि लोग भले अलग अलग हैं लेकिन सबके लिए मतलब लोग अलग अलग हैं तो सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग है। किसी को पैसा ज़्यादा चाहिए था, किसी को बेटर एजुकेशन चाहिए था, किसी को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए था। तो ओवरऑल हम लोगों ने बात किया था कि अधिकतर लोगों को रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेज चाहिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। मतलब ये ओवरऑल कॉमन बात था सब में, जो कि लगभग सबको चाहिए था। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे हम लोग आज अपना डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ये वाला जो टॉपिक है ना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, हम कहेंगे कि इस वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। हम मतलब ये नोट्स में अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, हम शायद भूल गए होंगे। इस वाले पॉइंट को आप लोग अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये वाकई में एक टॉपिक है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये हेडिंग आप लोग इसको क्रिएट कर लीजिएगा कि ये हेडिंग है जिसमें आपको ये और ये ध्यान रहे ये पॉइंट सेम टू सेम एनसीईआरटी का है। कई बार इसको सीबीएसई में पूछा भी गया है। इसमें बोला यह जा रहा है कि एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है वही डेवलपमेंट दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसे करेंगे हम लोग समझते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ये टॉपिक मतलब ये पॉइंट को आप एक टॉपिक बना लीजिए, अंडरलाइन इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वही चीज़ किसी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करिए, कैसे समझिए। इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, मतलब एक के लिए यदि वो चीज़ डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो हानिकारक भी हो सकता है, मतलब कि वो उसके लिए वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है और दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। पहला चीज, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स बट दिस में सबमर्ज द एग्रीकल्चरल लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। समझिए, यहाँ पे ना आपके सामने एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि डैम बनाया जाए नदी के बिल्कुल बीचों बीच और उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए, तो उस इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा। लेकिन जब आप सोचिए, उस इंसान के डेवलपमेंट का मतलब ये है, लेकिन उस नदी के आसपास जो गांव होगा, उस गांव में नदी का पानी इकट्ठा जब होगा डैम के पीछे, तो क्या वो डैम का पानी से गांव नहीं बह जाएगा? एक्चुअली में होता क्या है ना, ऐसे समझिए आप, जैसे एक मान लीजिए नदी है,
और नदी के बिल्कुल बीचों बीच यदि आप एक डैम बनाएंगे तो नदी का पानी ना चारों तरफ बहने लगता है, फिर फैल जाता है। उससे क्या होगा, इस इंडस्ट्रियलिस्ट को यानी कि इस बिजनेसमैन को इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाएगा, इसका डेवलपमेंट हो गया, लेकिन इसके डेवलपमेंट के चक्कर में उस नदी के आसपास, डैम के आसपास जो गांव थे, सारा गांव उजड़ जाएगा कि नहीं उजड़ जाएगा। तो पहला एग्जांपल आपने ये समझा कि यदि कोई चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट है तो वही चीज़ किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। पहला एग्जांपल आप लोग इसमें दे देंगे यदि पूछा जाए तो देखो पहला एग्जांपल बड़ा सिंपल है कि एक बिजनेसमैन है जो चाहता है कि नदी के बिल्कुल बीचों बीच बनाया जाए डैम और उस डैम से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए। यदि वो ऐसा करता है तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा का पूरा आसपास का गांव तबाह हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। तो यदि किसी के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के लिए डेवलपमेंट ही बने, उसके लिए वो नुकसानदेह भी हो सकता है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अ रिच फार्मर और ट्रेडर wants to sell food grains at a higher price but a poor worker wants to purchase it for low prices। समझिए, एक अमीर किसान क्या चाहेगा, अमीर किसान चाहेगा कि मेरा जो अनाज है वो मार्केट में और ज़्यादा दाम में बिके, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा। लेकिन वहीं एक गरीब आदमी जब बाजार जाएगा तो वो क्या चाहेगा कि अनाज हमको सस्ते में मिल जाए। तो समझिए यहाँ पे दोनों सिचुएशन आपको आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है। पहला चीज़, एक अमीर किसान चाह रहा है कि उसका अनाज मार्केट में ज़्यादा दाम में बिके, यदि बिक गया तो उसका डेवलपमेंट हो गया। लेकिन वहीं एक गरीब किसान चाह रहा है कि अनाज उसको सस्ते दाम में मिल जाए। तो बताइए, जो चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट है, क्या वही चीज़ एक गरीब किसान के लिए नुकसानदेह है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या अब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि जो चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी के लिए भी डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो हानिकारक भी हो सकता है, यानी कि नुकसानदेह भी हो सकता है। तो यदि ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इसके लिए आप ये दो एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से लिख देंगे। इसके अलावा भी यदि आपके मन में आए तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दो एग्जाम्पल मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए डेवलपमेंट है वो बाकी के लिए भी डेवलपमेंट ही हो। बिल्कुल दे सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किराया लेंगे लोगों से। सपोज करिए कि 10 किलोमीटर ही जाना है तो वो ज़्यादा चार्ज करना चाहेगा, लेकिन वही एक आम पैसेंजर क्या चाहेगा कि यार पैसा कम ले। तो यदि वो ड्राइवर ज़्यादा पैसा लेने के बारे में सोच रहा है तो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, लेकिन वही एक आम नागरिक होने के बावजूद साथ यदि हम चाह रहे हैं कि यार कम पैसा लो, कम पैसे में लेके चलो, तो क्या उसका डेवलपमेंट मेरे लिए भी डेवलपमेंट है? नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग हुआ ना। तो वही बात यहाँ पे था कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट है वो बाकी सामने वाले के लिए भी वही चीज़ डेवलपमेंट भी हो, सामने वाला कुछ और भी चाह सकता है। ये वाला हमारा टॉपिक अब फाइनली कंप्लीट हुआ। तो इस टॉपिक को इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये टॉपिक ही एक तरीके से है, मतलब हेडिंग आप इसको क्रिएट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें हम लोग बात करेंगे इनकम और क्या अलग प्रकार के गोल हो सकते हैं, देखते हैं। इसमें एक हेडिंग हम लोगों ने क्रिएट किया अपने मन से, यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि देयर आर सम अदर गोल्स अदर देन इनकम, मतलब कुछ ऐसे भी इंसान के गोल होते हैं जो कि इनकम के ऊपर होता है। देखो एक बात ध्यान रखो, हर इंसान का प्राइमरी गोल क्या होता है जीवन का, कि अच्छा से अच्छा इनकम मिले उनको, अच्छा पैसा वो कमाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इनकम ही होता है, इनकम के अलावा भी कुछ चीज़ होता है जो कि इंसान को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा क्या है जो इनकम के अलावा भी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो ऐसा क्या चीज़ है, देख लेते हैं क्या चीज़ है, समझते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनकम के अलावा ऐसा और क्या चीज़ है जो मायने रखता है किसी भी इंसान के लिए, जो गोल होता है जो इनकम के अलावा है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, समझिए। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, बट अलॉन्ग विद इनकम पीपल ऑल्सो वांट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। देखो, इनकम हर इंसान का प्राइमरी डेवलपमेंटल गोल होता है, मतलब हर इंसान चाहता है, वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो,
हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में इनकम बहुत ज़्यादा हो, उसके घर परिवार में पैसा बहुत सारा आए, वो हर परिवार चाहता है। लेकिन इनकम के अलावा भी कुछ ऐसा चीज़ है जो वो चाहता है कि हमको मिले। जैसे सबसे पहला चीज़ है इक्वल ट्रीटमेंट। मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन समाज में आपको कोई भाव दे ही नहीं रहा है, सब आपको आपके साथ भेदभाव कर रहा है, तो क्या ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। तो देखो, हर चीज़ इनकम नहीं होता है, पैसा के अलावा भी समाज में रहने के लिए कुछ चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन समाज में आपको कुत्ता तक नहीं पूछता है, तो उसका क्या मतलब है। तो इक्वल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है इनकम के अलावा। उसी प्रकार से फ्रीडम, आज़ादी। आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन पुलिस आपको रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, तो क्या मतलब उस पैसे का। तो आज़ादी भी चाहिए। सिक्योरिटी, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन इसके बावजूद आपके घर में चोरी हो जा रहा है, तो क्या मतलब है इसका। तो सिक्योरिटी भी चाहिए। मतलब इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में रहने के लिए ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से रेस्पेक्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप अपना खुद का इलाज करा नहीं पा रहे हैं, तो उस पैसे का क्या मतलब है। उसी प्रकार से एजुकेशन, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आपका बच्चा फिर भी एक बहुत ही लो स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी वाला मिल ही नहीं रहा है उसको। तो कहने का मतलब हुआ कि इनकम के अलावा भी लोगों का कुछ ऐसा गोल होता है जो वो चाहता है कि हमको मिले। तो बताइए, क्या हर कुछ इनकम ही है? नहीं, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रेस्पेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़। आगे जस्ट कंसिडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेके समझते हैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझिए। इफ़ वी गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट वी वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, like freedom, security, respect, health, education, working atmosphere, opportunity to learn, etc. सपोज करिए, मान लीजिए कि आपने किसी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो आपके घर से बहुत दूर है, मतलब जाने में 1 दिन लग जाता है। सपोज करिए, आप इसको ऐसे समझो, हम लोग बिहार में हैं और बिहार के राजधानी पटना में हम लोग हैं। मान लीजिए कि पटना में एक लड़का है जो अपना जॉब अप्लाई किया है दिल्ली में, और मान लीजिए उसका जॉब लग भी गया दिल्ली में। पता है वो दिल्ली जाने से पहले क्या सोचेगा? वो ये नहीं देखेगा कि इनकम कितना मिलने वाला है हमको। दिल्ली जाने से पहले, जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले वो ये देखेगा कि जहाँ पे हमको जॉब मिला है वहाँ पे हमको फ्रीडम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब कि हमको अपना बात कहने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार तो बॉस के सामने आप अपना मुंह भी नहीं खोल पाते हैं जॉब वगैरह इलाके में। तो हर इंसान पहले जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले ये सोचेगा कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमको फ्रीडम मिलेगा कि नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सिक्योरिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको सुरक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं। सबसे बड़ी बात, कई बार होता है कि जब आप लोअर पद पे हैं, मतलब कि आपका पोस्ट बहुत छोटा है, तो आपको रेस्पेक्ट मिलता ही नहीं है। रेस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हेल्थ अच्छा रहेगा कि नहीं, मतलब हेल्थ का फैसिलिटी वहाँ पे आसपास में हॉस्पिटल है कि नहीं है। एजुकेशन, हमारे बाल बच्चों को अच्छा मिलेगा कि नहीं वहाँ मिलेगा। मतलब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपको मन किया कि अपने परिवार को लेकर वहीं पे सेटल हो जाते हैं, तो आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी वो सोचेगा पहले वहाँ पे जॉब एक्सेप्ट करने से पहले। जहाँ पे वो काम करेगा वो वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या सब कोई गाली गलौज से बात करता है, क्या रेस्पेक्ट से बात करता है, ये सब भी वो देखेगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे वो काम करने जा रहा है वहाँ पे उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है, इन दोनों पॉइंट में ये कहना चाह रहा है इनिशिएटिव बुक आपसे कि इनकम ही हर चीज़ नहीं होता है। हाँ, ये जरूर सही बात है कि इनकम हर इंसान का प्राइमरी डेवलपमेंटल गोल होता है, लेकिन इनकम के अलावा भी इंसान हर मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि इनकम ही हर कुछ नहीं है, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखते हैं। हैंस द डेवलपमेंटल गोल्स that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो डेवलपमेंट का मतलब हर कुछ इनकम ही नहीं होता, पैसा ही नहीं होता, इनकम के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे सिक्योरिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वर्किंग एटमॉस्फेयर हो गया, अपॉर्चुनिटी टू लर्न हो गया। ये सब चीज़ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब भी मायने रखते हैं। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या इनकम के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है,
बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप ये सब एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि आखिर नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा टू द पीपल ऑफ द कंट्री। समझिए, एक होता है नेशनल डेवलपमेंट और एक होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि केवल आपका तरक्की हो रहा है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप पहले 2 व्हीलर पे चलते थे, अब आप ले लिए हैं 4 व्हीलर, तो इसमें डेवलपमेंट केवल आपके परिवार का हुआ ना, तो ये हो गया इंडिविजुअल डेवलपमेंट। लेकिन यदि बात करें हम लोग नेशनल डेवलपमेंट का, नाम से मालूम रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट मतलब पूरे कंट्री का डेवलपमेंट। और पूरे कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा बताइए? पूरे कंट्री का डेवलपमेंट तब होगा जब हर प्रकार का इंसान अच्छे प्रकार से जीवन जीने लग जाए। मतलब उनके वो पक्के घर में रहना चालू कर दें, उनके पास कार हो, उनके घर में एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह हो। तो नेशनल डेवलपमेंट जैसे आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए, समझ जाइएगा ऐसा डेवलपमेंट जो पूरे कंट्री लेवल पे हो जाए। और कंट्री लेवल पे होने का मतलब है कि पूरे लोगों का तरक्की एक साथ हो जाए। यदि पूरे लोगों का तरक्की एक साथ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्री बहुत ऊपर चल जाएगा, क्योंकि लोगों से ही बनता है ना कंट्री। ठीक है, आगे। तो नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल। यदि लोगों का रहने सहने, खाने पीने, कपड़ा पहनने का तरीका यदि अच्छा हो रहा है तो मानेंगे कि देश हमारा तरक्की कर रहा है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल, यदि लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो भी मानेंगे कि देश तरक्की कर रहा है। उसी प्रकार से प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ और एजुकेशन, यदि लोगों को बेसिक फैसिलिटी जैसे अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, ये सब यदि लोगों को मिल जा रहा है तो भी मानेंगे कि अच्छा नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। उसी प्रकार से टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ओवरऑल कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि यदि हमारे कंट्री के लोगों का तरक्की होगा तो हमारे देश का तरक्की अपने आप हो जाएगा। यदि लोगों का रहने सहने, खाने पीने, पहनने का तरीका यदि चेंज होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों को अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली हम कह देंगे कि हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है। और यही चीज़ हमारा कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। बस छोटा सा टॉपिक था। अगला टॉपिक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप लोग गौर से समझिएगा। टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। समझिए, इसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री डेवलपिंग है। मतलब किस तरीके, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसको देखकर हम बोल देते हैं कि हाँ ये कंट्री बहुत आगे है हमसे, ये कंट्री मुझसे बहुत पीछे है, ये कंट्री हमारे टक्कर का है। क्या ऐसा देखते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया चाइना से पीछे है, तो आखिर ऐसा क्या है चाइना में जो हमारे पास नहीं है? हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका हमसे बहुत आगे है, तो क्यों है आगे? ऐसा क्या अमेरिका के पास? वही चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर 2 कंट्री या फिर 2 स्टेट को कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये अच्छा है खराब है, कैसे समझते हैं? समझिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम ऑफ द पीपल इज कंसिडर्ड टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा। एक सबसे बेसिक लॉजिक जो दिया जाता है कंट्री को कंपेयर करने का, वो है कंट्री का इनकम। समझिए ध्यान से, ऐसा कहा जाता है कि जिस कंट्री का इनकम, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कहा जाता है कि जिस कंट्री का इनकम सबसे ज़्यादा होगा वो कंट्री बहुत तरक्की वाला कंट्री होगा, मतलब वो कंट्री बहुत आगे होगा। अब सवाल है कि सर कंट्री का इनकम कैसे निकालते हैं? कुछ मत करिए, सिंपल सा आप क्या करियो, जिस मतलब कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबके पास कितना रुपया है सबको आप जोड़ दो, वही हो गया आपका कंट्री का इनकम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि बताइए इंडिया का इनकम क्या है, मतलब कि इंडिया कंट्री है तो इंडिया का क्या इनकम है, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं,
सभी के पास कितना रुपया है, सबको जोड़ देंगे, बता देंगे कि हाँ इंडिया का ये इनकम है। तो सबसे पहला कॉमन लॉजिक जो दिया जाता है कंट्री को कंपेयर करने में, वो ये दिया जाता है कि आप ये पता लगाओ कि कौन से कंट्री का इनकम ज़्यादा है। जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कंट्री का इनकम का मतलब क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि कंट्री का इनकम का मतलब क्या समझते हैं आप, कुछ नहीं है, सिंपल सा, वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के पैसे को आप जोड़ दो, जो आएगा वही होगा कंट्री का इनकम, बस। ठीक है, इसीलिए तो वही इसमें लिखा हुआ था कि द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो एक कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पास जितने भी रुपये हैं सभी को आप जोड़ दोगे तो पूरे कंट्री का इनकम निकल जाएगा। और जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा वो कंट्री डेवलप हो गया, जिस कंट्री का इनकम कम वो कंट्री बहुत लो हो गया। लेकिन क्या ये आसान, मतलब क्या ये सही तरीका है कंपेयर करने का? बिल्कुल नहीं, ये सही तरीका कंपेयर करने का नहीं है। अब सही तरीका क्या है समझिए। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब यदि आप सारे लोगों के इनकम को जोड़ देते हैं तो पूरे कंट्री का इनकम आपको पता लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट अ यूजफुल मेजर बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। समझिए, यदि इनकम को लेकर कंट्री को कंपेयर किया जाए तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा समझिएगा, मतलब इसके पीछे का ना लॉजिक समझिए। पहले हमने आपको क्या बताया, पहले हमने आपको ये बताया कि कंट्री को कंपेयर करना है तो सबसे पहले ये पता कर लो कि किस कंट्री का इनकम ज़्यादा है। जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा हुआ वो कंट्री बहुत डेवलप हो जाएगा। इस मायने में तो सबसे आगे हमारा इंडिया होना चाहिए, हाँ या ना? मतलब आज से 2-4 साल पहले चाइना था, चाइना को पॉपुलेशन के मामले में हमने बीट कर दिया है। अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इंडिया के पास पैसा भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इस मायने में इंडिया को आज टॉप पे होना चाहिए था, क्या है? नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकम को लेकर कंट्री को कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात होगा। अब फिर सवाल है ये भी है कि फिर कैसे कंपेयर करेंगे, समझते हैं। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है। तो पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंट्री को यदि कंपेयर करना हो तो इनकम एक अच्छा रास्ता नहीं है। समझ में आ रही है बात? यदि इनकम एक अच्छा रास्ता होता तो इस मायने में आज हमारा इंडिया सबसे ऊपर होता, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सबसे ऊपर हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस वी कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। अब सबसे मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं। हम लोग कंट्री को कंपेयर करने के लिए मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एवरेज इनकम कंट्री का। अब ये एवरेज इनकम क्या होता है समझिए। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। दिस इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। पर कैपिटा इनकम को ही हम लोग कहते हैं एवरेज इनकम। अब ये चीज़ समझाते हैं कि आखिर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे को पहली बात तो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम में कन्फ्यूजन होता है। नहीं होना चाहिए, दोनों सेम चीज़ है। अब ये है क्या, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखो, किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है एवरेज इनकम का, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब ये होता क्या है बताते हैं, लेकिन इसको निकालते हैं कैसे, पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अच्छा, ऊपर आप रखोगे कंट्री के टोटल इनकम को। इसका मतलब क्या रखोगे कि उस कंट्री में जितने भी लोग हैं सबके पास कितना रुपया है सबको जोड़ के ऊपर लिख दो, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उस कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितना है उसको नीचे रख दो, दोनों को डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा वही होगा आपका पर कैपिटा इनकम। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो आंसर आपको बताता क्या है, अब ये समझिए। समझ में आया पहली बात कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री का मतलब हुआ कि देश में, मतलब उस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के पास जितने भी रुपये हैं उन सभी को जोड़ के ऊपर लिखिए, और उस कंट्री के सारे पॉपुलेशन कितने हैं उसको नीचे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि भारत में आज 140 करोड़ लोग हैं,
तो 140 करोड़ कहाँ लिखोगे आप? नीचे। उन सभी के पास रुपया कितना सो कहाँ लिखोगे? ऊपर। दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वही आपका कहलाएगा पर कैपिटा इनकम, या फिर हम लोग इसको एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। अब ये समझो कि एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम होता क्या है, समझिए। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि उस कंट्री में रहने वाला हर इंसान एक साल में ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ऊपर हमने इंडिया के सारे लोगों का इनकम लिखा, नीचे हमने 140 करोड़ से उसको डिवाइड कर दिया। मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने डिवाइड किया और वो आ गया 50,000 पर कैपिटा इनकम, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया डिवाइड करने पे? 50,000 आ गया मान लीजिए। तो ये बता आपको ये रहा है कि इंडिया में रहने वाला हर इंसान एक साल में 50,000 ही कमा रहा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है। अब समझ में आया ये चीज़? तो अब यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछे कि बताइए कंट्री को कंपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला, उस कंट्री का इनकम या उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम। तो आप क्या बोलोगे? पर कैपिटा इनकम बोलोगे, क्योंकि किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का बेस्ट तरीका उस कंट्री का इनकम नहीं हो सकता। यदि इनकम होता तो इंडिया आज हमारा टॉप पे होता। इनकम नहीं होता है। किसी भी कंट्री को कंपेयर करना है तो उसका क्या पता करो आप? पर कैपिटा इनकम पता करो। और पर कैपिटा इनकम को हम लोग बोलते हैं एवरेज इनकम, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है उस कंट्री का टोटल इनकम। ऊपर लिख दीजिए। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे ना कि टोटल इनकम कैसे निकालोगे, तो जितने भी लोग हैं सबका पैसा कितना है सबको ऊपर लिख दीजिए जोड़ के, और उस इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही हो गया आपका पर कैपिटा इनकम, या फिर आप उसको एवरेज इनकम भी बोल सकते हैं। जिस कंट्री का एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आएगा, वाकई में वो कंट्री बहुत डेवलप होगा। ठीक है, तो अब बताइए कंट्री को कंपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। और यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या समझते हैं, तो ये बताइएगा कि पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि उस कंट्री का एक आदमी एक साल में कितना रुपया कमा रहा है। इंडिया का बात करें तो रुपया में बात करेंगे, अमेरिका का बात करें तो किस में बात करेंगे? डॉलर में बात करेंगे, क्योंकि डॉलर चलता है उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दी एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर सो दैट ऑल कंट्रीज कैन बी कंपेयर्ड। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम जब आप निकालते हैं तो किस में निकालते हैं? डॉलर में निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, रूपी इंडिया में चलता है, लेकिन डॉलर ऐसा करेंसी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। समझ रही है बात? जैसे आप इंडियन करेंसी आप अमेरिका में लेके जाओगे नहीं चलेगा, लेकिन डॉलर ऐसा करेंसी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल जाता है। तो जब भी हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो किस में निकालते हैं? डॉलर में निकालते हैं, ताकि कंट्री को कंपेयर करना क्या हो सके? आसान हो सके। ठीक है, आगे। अच्छा, एक बात और, हमारे पास ना एक आसान और तरीका है, मतलब एक और आसान तरीका है अपने आप को ये पता करने के लिए कि हमारा कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है। डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलप कर ही रहा है, और डेवलप का मतलब हो गया डेवलप कर चुका है। एक और आसान तरीका है। पहला तो आप कंपेयर कर सकते हो पर कैपिटा इनकम निकाल के, मतलब मैनुअली आप कैलकुलेट करो इनकम को, उसको ऊपर लिखो, पॉपुलेशन नीचे लिखो, फिर उसको डिवाइड करो। ये हो गया थोड़ा सा मेहनत वाला काम। हमारे पास एक आसान तरीका और है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा कंट्री बहुत अच्छा है, मतलब डेवलप, मतलब कंपेयर करने के मामले में हमारा कंट्री बहुत ऊपर है या नीचे है। एक रास्ता है, क्या रास्ता है समझिए। इन 2016 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स issued by the World Bank used a criteria to classify countries। एक हमारे पास ना एक वर्ल्ड बैंक है जो कि अमेरिका में है। ये वर्ल्ड बैंक ने एक शॉर्टकट तरीका निकाला किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का कि कौन सा कंट्री बहुत अच्छा है और कौन सा कंट्री बहुत ही खराब है, मतलब कि डेवलपमेंट के मामले में। तो ये रिपोर्ट है 2016 का, ध्यान रखिएगा। 2016 में वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट का बस एक ही काम था, ये था इसका काम कि आप ये पता करो कि कौन सा कंट्री बहुत अच्छा है डेवलपमेंट के मामले में और कौन सा कंट्री बहुत पीछे है। अब ये कहता क्या था ये रिपोर्ट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है समझना, समझिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स मेंशन्ड दैट कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम
of US dollar 12,236 per annum and above are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 1,005 or less are called low income countries, यानी कि पुअर कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक ने एक शॉर्टकट तरीका हम लोगों को दे दिया अपने कंट्री को, ये मतलब अपने कंट्री के बारे में जानने के लिए कि हमारा कंट्री बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है। वर्ल्ड बैंक ने कहा ना कि यदि आपके कंट्री का पर कैपिटा इनकम $12,236 या फिर उससे ऊपर है, इसका मतलब हुआ कि यदि आपके कंट्री में हर एक इंसान एक साल में 12,236 रुपये के डॉलर के आसपास यदि कमा रहा है, तो आपका कंट्री डेवलप कंट्री है, मतलब रिच कंट्री है। अच्छा, यदि आपको इसको रुपये में पता करना हो ना, तो आप इसको क्या करो, 12,236 को आप मल्टीप्लाई कर दो 85 से, क्योंकि अभी जो करंट रेट है डॉलर का वो 85 रुपीज़ है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यदि किसी कंट्री के पर कैपिटा इनकम $12,236 या फिर उससे ऊपर है, तो वो कंट्री रिच कंट्री माना जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एक ये तो हो गया कि रिच कंट्री पता करने का। अगला है हमारा कि यदि किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $1,005 या फिर उससे कम है, तो वो कंट्री लेस इनकम कंट्री या फिर आप उसको पुअर कंट्री भी बोल सकते हैं। दिक्कत कोई इसमें समझने में? बहुत सिंपल है। ये आसान तरीका हो गया अपने कंट्री का अनुमान लगाने का कि आपका कंट्री किस लेवल में आता है, रिच कंट्री में आता है कि पुअर कंट्री में आता है। तो सिंपल सा मतलब है कि यदि किसी कंट्री का एक इंसान एक साल में $12,236 या फिर उससे कमा रहा है ज़्यादा, तो वो कंट्री रिच कंट्री है। या फिर यदि किसी कंट्री का एक इंसान एक साल में $1,005 या फिर उससे कम कमा रहा है, तो वो कंट्री पुअर कंट्री है। अब सवाल है कि सर हमारा इंडिया किस कैटेगरी में आता है, रिच या पुअर? हमारा इंडिया इन दोनों में से किसी में नहीं आता है, हमारा इंडिया बीच में आता है, डेवलपिंग में हम लोग हैं, मतलब डेवलप कर रहे हैं। देखो इसमें लिखा हुआ लास्ट पॉइंट में इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2016 वॉज जस्ट US डॉलर 1,840 पर एनम। तो हमारा इंडिया जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि इंडिया ना ही बहुत डेवलप है ना ही बहुत नीचे है, इंडिया बीच में है और ये डेवलप अभी कर ही रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो तरीका देखा कंट्री को कंपेयर करने का। पहला चीज़ आप मैनुअली निकाल लोगे पर कैपिटा इनकम, इससे पता कर सकते हैं। यदि आपको निकालना नहीं है पर कैपिटा इनकम, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके कंट्री का पर कैपिटा इनकम इस डॉलर के हिसाब से कितना मैच कर रहा है। यदि 12,236 के आसपास है या फिर उससे है, तो आपका कंट्री रिच कंट्री है। और यदि उससे कम है, $1,005 से कम है या फिर उसके आसपास भी है, तो आपका कंट्री लो कंट्री है। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका कंट्री को कंपेयर करने का तरीका। तो इस टॉपिक में आप ध्यान रखेंगे, 2-3 सवाल आपसे बहुत आसान तरीके से पूछा जा सकता है। पहला चीज़ ये कि कंट्री को कंपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उस कंट्री का इनकम या उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम। तो उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम पहला चीज़ पूछेगा। दूसरा चीज़ पूछेगा कि पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या है, एवरेज इनकम है। तीसरा चीज़ ये पूछेगा कि पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलोगे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तीसरा चीज़ हो गया। चौथा चीज़ आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हमेशा डॉलर में ही क्यों निकाला जाता है। इसलिए निकाला जाता है क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जो कि हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है, कंपेयर करने में किसी प्रकार का कोई डिफिकल्टी ना हो, इसीलिए पर कैपिटा इनकम डॉलर में ही निकाला जाता है। पांचवा चीज़ ये आपसे पूछेगा कि इंडिया हमारा किधर आता है, रिच कंट्री में या लो मतलब पुअर कंट्री में। तो हमारा इंडिया बीच में आता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने समय लेके इसको थोड़ा सा गहराई से बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक का नाम होगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से दो कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं।
हम लोगों ने अपने टॉपिक में डिस्कस किया था सबसे पहला कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इस वाले टॉपिक में हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि दो कंट्री को यदि कंपेयर करना हो कि कौन आगे है कौन पीछे है, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या था? पर कैपिटा इनकम। मतलब यदि आप दो कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकालिए और दोनों का ज़्यादा निकला, मतलब दोनों में से किसी एक का ज़्यादा निकला तो वो कंट्री ज़्यादा अमीर है, रिच कंट्री है, और यदि का किसी का कम आ रहा है किसी का तो वो पुअर कंट्री है फिर, है ना। ये हम लोग जान चुके थे। ये तो हो गया कंट्री को कंपेयर करने का तरीका। उसी तरीके से आप स्टेट को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बिहार और हरियाणा में ज़्यादा रिच स्टेट कौन सा है, तो आप क्या करोगे? बिहार का पर कैपिटा इनकम और हरियाणा का पर कैपिटा इनकम आप निकाल लोगे। जिसका ज़्यादा आया वो स्टेट ज़्यादा अमीर है। और पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टोटल इनकम ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब जिस तरीके से हम लोग दो कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकालते थे कंपेयर करने के लिए, उसी तरीके से यदि आपको दो स्टेट को कंपेयर करना हो तो सेम तरीका हम लोग इसमें भी अपनाएंगे। बस उसमें कंट्री लिखते थे, इसमें स्टेट लिखेंगे। उसमें पूरे कंट्री का इनकम लेते थे, इसमें केवल स्टेट का इनकम लेंगे। उसमें पूरे कंट्री का पॉपुलेशन लेते थे, इसमें केवल स्टेट का पॉपुलेशन लेंगे। तो दो कंट्री या फिर दो स्टेट को कंपेयर करने का जब भी बात आएगा तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका पर कैपिटा इनकम निकाल के कंपेयर करने का तरीका, सबसे बेस्ट ये होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मतलब कुछ और भी तौर तरीके हैं जिसके वजह से, मतलब जिसके थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बेस्ट तरीका यदि किसी कंट्री या फिर स्टेट को कंपेयर करने का है तो वो पर कैपिटा इनकम ही है। तो इस वाले टॉपिक में भी जो आपका दिख रहा है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसमें भी सबसे पहला आपका पर कैपिटा इनकम के बारे में ही बात हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई कंट्री या फिर स्टेट कंपेयर करने का बात हो तो सबसे कंपेयर करने का आसान तरीका क्या होता है? उसका पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ही सबसे पहला वो तरीका होता है जिसके थ्रू आप दो कंट्री या फिर स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। ठीक है, आगे पर कैपिटा इनकम पहले होता है क्या देख लो। व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। ये तो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। ये बेसिकली पूरा का पूरा पर कैपिटा इनकम को निकालने का फॉर्मूला का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बस। तो बताइए पर कैपिटा इनकम क्या था? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, बस ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अगला पॉइंट है हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज़ 1,62,034 रुपीज़ एंड बिहार हैज़ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज़ 34,168। यहाँ पे दो स्टेट के बारे में डाटा दिया गया आपके सामने, हरियाणा का और बिहार का। इंडिया के ये दो बहुत ही मशहूर स्टेट हैं, फेमस है, हरियाणा और बिहार। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है 1,62,034 रुपीज़। इसका मतलब समझा सकते हैं क्या हुआ? इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 1,62,034 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि हरियाणा का एक आदमी एक साल में 1,62,034 रुपया कमा रहा है। उसी तरीके से हम लोग बात करें बिहार को लेकर तो बिहार का पर कैपिटा इनकम है 34,168 रुपये, यानी कि 34,168 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि बिहार का एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज पूरा 34,168 रुपया कमा रहा है, जो कि बहुत कम है। इंडिया में सबसे कम यदि पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट का है तो वो बिहार का ही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बिहार में किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी पे डिपेंड है और अधिकतर लोग बाहरों में जाके अपना पैसा कमाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है। ठीक है, आगे दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न्ड रुपीज़ 1,62,034 रुपीज़ इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न्ड ओनली रुपीज़ 34,168। अब समझिए पूरा कहानी।
इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि हरियाणा में एक आदमी एक साल में 1,62,034 रुपये कमाता है, तो वहीं बिहार में एक आदमी एक साल में 34,168 रुपये ही कमाता है, जो कि हरियाणा के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हरियाणा इज़ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट दैन बिहार। चूँकि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है बिहार के मुकाबले, तो हम हरियाणा को क्या बोल सकते हैं बताइए? हरियाणा को बोल सकते हैं डेवलप्ड स्टेट है बिहार के मुकाबले, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो, यदि आप किसी कंट्री को या फिर किसी स्टेट को कंपेयर करना चाहते हैं तो एक और तरीका है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, हम बार बार बोलेंगे, वो होता है पर कैपिटा इनकम ही। मतलब कंट्री को कंपेयर करना हो या फिर स्टेट को कंपेयर करना हो तो बहुत सारे तरीके हैं, अब बहुत सारे तरीके को कंट्री और स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है पर कैपिटा इनकम। उसके बाद बाकी जो है वो सब थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका है सेकंड नंबर पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। समझिएगा ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, समझिए। इसमें है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट refers to the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year। इसका मतलब समझिए, एक साल में, यहाँ पे बात होगा हमेशा एक साल का। मान लीजिए, सपोज करिए कि किसी स्टेट में एक साल में 1,000 बच्चों ने जन्म लिया। हालांकि इससे ज़्यादा ही जन्म लेते हैं, लेकिन एक आप समझने के लिए इसको ऐसे समझिए, एक स्टेट में एक साल में 1,000 बच्चों ने जन्म लिया। उस बच्चे में लड़की लड़का सब हो सकता है, ठीक है। उस 1,000 बच्चे में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो मर गए? कारण कुछ भी हो सकता है। जितने बच्चे मर गए, डेथ हो गया, वही हो गया उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर से समझाते हैं, डेफिनेशन तो आप समझ लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन इसको समझिए अपने भाषा में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि किसी स्टेट में एक साल में 1,000 बच्चों ने जन्म लिया, उस 1,000 बच्चे में कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल भी अच्छे तरीके से नहीं जी पाए और वो एक साल के अंदर ही मर गए। तो जितने बच्चे मर गए एक साल में 1,000 के अंदर, वही होगा उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें आगे है, इन केरला आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रेन बॉर्न 12 चिल्ड्रेन डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, बट इन बिहार द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ इज 42। इसको आप ऐसे समझिए, केरला एक बहुत ही फेमस स्टेट है साउथ इंडिया का, ये हम लोग को पता है। केरला में एक साल में, मान लीजिए एक साल में 1,000 बच्चों ने जन्म लिया, 1,000 बच्चे में मात्र वहाँ पे 12 बच्चे ही मरते हैं, जो कि एक साल कंप्लीट नहीं कर पाया। वहीं यदि बिहार का बात करें तो बिहार में यदि एक साल में 1,000 बच्चों ने जन्म लिया तो यहाँ पे 42 बच्चे मर जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं। और केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम मर रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यदि आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा बताइएगा कि किसी स्टेट में यदि 1,000 बच्चे ने जन्म लिया एक साल में, तो 1,000 बच्चे में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना एक साल कंप्लीट किए ही मर गए? जितने बच्चे मर गए वही हो गया उस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें सबसे आगे कौन है बताओ? बिहार है। सबसे कम कौन है? केरला है। तो बताइए बिहार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आगे है, क्या अच्छा बात है? बहुत खराब बात है। और केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, इस केस को देखते हुए मतलब कि अभी आपने केरला और बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझा, इसमें से आप एक और बात क्या बोल सकते हैं केरला और बिहार को लेकर? बिल्कुल सही, आप एक बात बोल सकते हैं कि सर केरला में 1,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें से मात्र 12 बच्चे मर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सर केरला का हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बिहार में 1,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसमें से 42 बच्चे मर जा रहे हैं।
इसका मतलब है कि बिहार का हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जन्म तो ले लेते हैं लेकिन हॉस्पिटल में अच्छा फैसिलिटी ना मिलने के वजह से बच्चे का दम हॉस्पिटल में ही टूट जाता है ना। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किसी स्टेट का अच्छा होगा कि ख़राब होगा, ये वहाँ के हेल्थ स्टेटस पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि उस स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है डिपेंड करता है। और इस मामले में बिहार का हेल्थ फैसिलिटी बहुत गंदा है, क्योंकि 1000 बच्चे में 42 बच्चे मर जा रहे हैं, इसका मतलब आप कम मत समझो, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लिटरेसी रेट। अब समझिए लिटरेसी रेट क्या होता है। देखो, लिटरेसी रेट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट का मतलब हो गया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि 7 साल या 7 साल से ऊपर के हैं, जो पढ़ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, मतलब जो बेसिकली पढ़ लिख रहा है। यदि किसी स्टेट में ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जिनका उम्र 7 या 7 साल से ज़्यादा है और वो पढ़ रहे हैं, तो उस स्टेट का लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा। समझिएगा ध्यान से, लिटरेसी रेट में जो एज मायने रखता है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा। तो यदि किसी स्टेट के बच्चे 7 साल के हैं या फिर 7 साल के ज़्यादा हैं जो कि पढ़ रहे हैं, तो वो कहा जाएगा वहाँ का लिटरेसी रेट है। ठीक है, जैसे केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 94% एंड बिहार हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 62%। आप ना इसको मोटा मोटी ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे समझ लो सिंपल सा कि बिहार में 100, मतलब केरला में यदि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से 94 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप मोटे मोटे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि केरला में यदि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से 94 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं यदि बिहार में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में मात्र 62 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बाकी जो बच्चे बच गए वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो बताइए अच्छा बात है कि ख़राब बात है? बहुत ख़राब बात है। तो केरला लिटरेसी रेट में बहुत आगे है। ठीक है, अगला, तो लिटरेसी रेट में एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो एज है वो 7 ईयर्स या फिर उससे ऊपर का मायने रखता है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए आप लिटरेसी रेट का मतलब क्या समझते हैं, तो सिंपल से बताइएगा कि जिस स्टेट का 7 साल का या फिर 7 साल के ऊपर का बच्चा है और यदि वो पढ़ रहा है तो वो लिटरेसी रेट में इंक्लूड होगा। ठीक है, और इस मायने में केरला का लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है और बिहार का लिटरेसी रेट सबसे ख़राब है। इंडिया का बात हम लोग कर रहे हैं। केरला का लिटरेसी रेट अभी फ़िलहाल 94% चल रहा है और बिहार का 62%। ठीक है, ये हो गया लिटरेसी रेट। अगला है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी समझिए क्या होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? देखो, नेट अटेंडेंस रेशियो रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of the age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। समझिए, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कितने ऐसे बच्चे हैं जो 14 या फिर 15 साल के बाद भी अपना स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। देखो जनरली क्या होता है ना, और ख़ास करके यदि हम लोग अपने बिहार का बात करें तो बच्चा जब 14 साल 15 साल का यदि हो जाता है तो घर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समस्याओं के वजह से भी और कई बार फैमिली प्रेशर के वजह से भी बच्चा आगे स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पाता है। तो यदि बच्चा 14 साल का है या फिर 15 साल का भी है, इतना उम्र होने के बावजूद भी यदि वो पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, इसके आगे भी वो कंटिन्यू अपना पढ़ाई रखा है, इसी को कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। Net attendance ratio refers to the total number of children of the age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। इसका मतलब हुआ कि यदि एक स्टेट में 14-15 साल के लड़के लड़कियां हैं और 14-15 साल उम्र होने के बावजूद यदि वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अपना कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका नेट अटेंडेंस रेशियो है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे 14 साल 15 साल की उम्र में, खास करके गांव के बच्चे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, है कि नहीं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा स्टेट हमारा अच्छा है इस मामले में, देखते हैं। इन केरला 83 चिल्ड्रन आउट ऑफ 100 अटेंडिंग स्कूल, बट इन बिहार
ओनली 43 चिल्ड्रेन आउट ऑफ 100 अटेंडिंग स्कूल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 14-15 साल के बच्चे केरला के 100 गो हैं। मतलब बहुत सिंपल से समझिए, केरला में 100 ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 14-15 साल के आसपास है। 14-15 साल उम्र है, केरला का बात हो रहा है। 100 बच्चे में से 83 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे हुए हैं। जो बाकी बच गए बच्चे वो अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं। छोड़ने का कारण कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम, अपना मन, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि केरला में नेट अटेंडेंस रेशियो ठीक ठाक है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि केरला में एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा लोगों को समझ है। वहाँ पे बच्चे 14-15 साल हो जाते हैं, उसके बाद भी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं। वही यदि हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में मात्र 100 ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 15 साल 14 साल के आसपास का है। वो मात्र 100 में से 43 ऐसे बच्चे हैं जो आगे कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई, बाकी पढ़ाई छोड़ देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि ऐसे लड़के लड़कियां जिनका उम्र 14-15 साल के आसपास का है और उसके बावजूद यदि वो कंटिन्यू अपने पढ़ाई को रखे हुए हैं, तो ये हमारा कहलाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। इस मायने में हमारा केरला बेस्ट है, जिसमें से 100 में से 83 बच्चे अभी भी अपना कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई, और बिहार में 100 में से मात्र 43 बच्चे ही अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। हाँ पूछो। हाँ देखो, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। मतलब आपका सवाल ये है कि सर इतने सारे स्टेट हैं हमारे इंडिया में, कोई स्टेट इतना डेवलप क्यों है और कोई स्टेट इतना कमज़ोर क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का गवर्नमेंट। सबसे बड़ा रीज़न पॉपुलेशन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यदि पॉपुलेशन होता तो इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन सा होता पता है आपको? यूपी होता, उसके बाद बिहार होता। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है बताओ? यूपी का, उसके बाद बिहार का है। क्या यूपी और बिहार बहुत डेवलप है? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी स्टेट को डेवलप करने में यदि रोल प्ले करता है तो वहाँ का गवर्नमेंट करता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, हमारे इंडिया का एक केरला ऐसा स्टेट है जो कि हर चीज़ में लगभग ठीक है। वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी लगभग ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी एकदम टॉप पे है, लिटरेसी रेट एकदम अपने बहुत अच्छे तरीके से है, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी वहाँ का बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप साफ साफ बोल सकते हैं कि केरला का गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो हेल्थ को, एजुकेशन को, नेट अटेंडेंस रेशियो को, पर कैपिटा इनकम को अच्छे तरीके से वैल्यू करता है। तो किसी स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? वहाँ के गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट किस प्रकार का पॉलिसी निकाल रहा है, किस प्रकार का नियम कानून निकाल रहा है, वहाँ के गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ा, पहला हम लोगों ने पढ़ा पर कैपिटा इनकम, दूसरा हमने पढ़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा हमने पढ़ा लिटरेसी रेट, तीसरा, और चौथा हम लोगों ने पढ़ा नेट अटेंडेंस रेशियो। ये 4 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई चीज़ है किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट को मेजर करने का, तो वो क्या रहेगा? पर कैपिटा इनकम ही रहेगा, वो सबसे बेस्ट होता है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। बहुत सिंपल टॉपिक है और छोटा भी है, तो आसानी से बहुत जल्दी भी हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला पॉइंट इसमें है, मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव वेल। चलिए, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, जो हमारे सोसाइटी में बड़ा आजकल फेमस है। वो बात, क्या पैसे से हर कुछ खरीदा जा सकता है? बताइए। मतलब समाज में भी कई बार हम लोग अपने मोहल्ले में वगैरह में रहते हैं तो चलते फिरते भी लोग बोल देते हैं कि हाँ, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या पैसों से सब कुछ आप खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसों से आपका जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन पैसों से आप हर चीज़ खरीद लो, ये संभव नहीं है। जैसे वही बात यहाँ पे कहा गया था कि यदि आपके पॉकेट में पैसा भरपूर है, अंधा पैसा आपके पास, इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो जीवन को जीने के लिए चाहिए वो आप नहीं खरीद पाओगे अपने लिए। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, आवर मनी कैनॉट बाय फॉर अस अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है,
मतलब बहुत पैसा है, इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा पैसा है मान लीजिए। क्या आप अपने लिए एक सेफ इन्वायरमेंट खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, हमारे इंडिया में मुकेश अंबानी बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं, अडानी भी बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब अंबानी अडानी इन सबके पास पैसा का कोई कमी है नहीं। और इन लोगों का रहना सहना कहाँ होता है? मुंबई में होता है। क्या लगता है आपको कि मुंबई एक बहुत पॉल्यूशन फ्री जगह है? बिल्कुल नहीं, पॉल्यूशन भरा हुआ है। तो क्या इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने लिए एक सेफ इन्वायरमेंट खरीद पा रहे हैं? नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पैसा ही हर कुछ नहीं होता है, पैसा के अलावा भी बहुत चीज़ें मायने रखते हैं। आगे, ऑल्सो आवर मनी may not be able to protect us from infectious disease। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता है। कई बार तो पैसा इतना होने के बावजूद भी इंसान एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जी पाता है। मतलब जब आपको मरना होगा आप मर जाओगे, जब आपको बीमार होना होगा आप हो जाओगे। इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। और ख़ास करके चैप्टर में हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि मनी ही सब कुछ नहीं होता है, मनी के अलावा भी बहुत कुछ हमारे जीवन में मायने रखता है। ठीक है, आगे। सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अस फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, कॉलेजेज, पार्क्स, हॉस्पिटल्स विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड। अब देखिए, ये सही बात है कि पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, यहाँ पे गरीब लोगों का बहुत बड़ा आबादी रहता है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, मतलब बहुत लोग यहाँ पे गरीब है। तो गरीब से गरीब लोगों को भी एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिले, उसके बच्चों को एजुकेशन मिले, कॉलेज मिले, खेलने के लिए पार्क मिले, हॉस्पिटल मिले अच्छे हेल्थ के लिए, ये सबका सब पूरा करना किसका जिम्मेदारी है बताओ? गवर्नमेंट का होना चाहिए। क्योंकि देखो, हर इंसान के पास बराबर पैसा हो जरूरी तो नहीं है ना। क्या ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। तो ये बेसिक फैसिलिटी जो है, जिसको हम लोग पब्लिक फैसिलिटी भी बोलते हैं, ये हर इंसान को मिले, इसका जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। ठीक है, आगे। इन मैनी एरियाज स्पेशली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़। खास करके यदि हम लोग बात करें स्पेशली गर्ल्स का, और गर्ल्स का खास करके यदि हम लोग बात करें गाँव में जो सरकारी स्कूल होता है ना, वो सरकारी स्कूल में गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट नहीं होता है, अलग से उनके लिए मतलब अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से खास करके गर्ल्स अपना स्टडी आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। देखो, ये कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि आज भी इंडिया में गर्ल्स को लेकर बहुत सारे पाबंदी उसके परिवार के लोग ही लगा देते हैं। पाबंदी पहले से भी होता है, रेस्ट्रिक्शन पहले से भी होता है। और दूसरी बात, यदि उसको प्रॉपर फैसिलिटी स्कूल में ना मिले तो पेरेंट्स और नकार देते हैं कि स्कूल जाके क्या ही कर लोगे। तो कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा यदि किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एजुकेशन का तो वो गर्ल्स करती हैं, और ख़ास करके ग्रामीण इलाका में ज़्यादा। तो सरकार का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनना चाहिए कि ग्रामीण इलाका में, खास करके गाँव वाले इलाका में, अच्छा सा पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो जाए गर्ल्स के लिए तो और बढ़िया है ना। यदि ऐसा सरकार कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सुविधा मिल जाएगा। क्या चीज़? चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे है, सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो लड़कियों को अच्छा फैसिलिटी मिले, लोगों को अच्छा सुविधा मिले, ये सब का जिम्मेदारी सरकार को उठाना पड़ेगा। ठीक है, आगे। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड हाई लिटरेसी रेट बिकॉज केरला हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि केरला का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक साल में यदि केरला में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से मात्र 12 बच्चे ही मर रहे हैं। इसका मतलब केरला का हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से केरला का लिटरेसी रेट भी बड़ा अच्छा था, 94% वहाँ का लिटरेसी रेट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर इसका क्या बेनिफिट है, वहाँ के गवर्नमेंट इसको समझते हैं, उसको पता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। ठीक है, तो किसी भी जगह का यदि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करने लग जाए तो वहाँ का लोगों का जो तरक्की है वो आसमान पे होगा फिर। ठीक है, आगे। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा चीज़ है
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीडीएस, समझिए ये है क्या। इट इज अ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम अंडर विच गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल आइटम्स टू द पुअर एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सरकार को ना एक चीज़ और बड़ा आम समस्या इंडिया में दिखा, वो है भोजन को लेकर। देखो आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको खाने के लिए अनाज तक नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार का काम क्या है? बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में सबसे अच्छा योगदान यदि किसी का है तो वो है पीडीएस का, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। इसमें होता क्या है, सरकार बहुत ही कम दाम में लोगों को अनाज देती है, ताकि आप मार्केट से यदि महंगे अनाज नहीं खरीद के खा पा रहे हैं तो कम से कम सरकार के दुकान पे जाइए, राशन शॉप पे, बहुत ही कम दाम में आपको अनाज सरकार दे देंगी, उसको खरीदिए और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करिए। ये कदम सरकार के द्वारा इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे और हर इंसान को अनाज मिले, ये सरकार का जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने लॉन्च किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यदि पीडीएस पूछे क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो बताएगा सिंपल सा कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, मतलब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गरीब लोगों को खास करके बहुत ही कम दाम में अनाज वगैरह मिलता है और वो अपना पालन पोषण अपना घर परिवार का कर लेते हैं। अगला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल। पीडीएस के थ्रू लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि अब गरीब से गरीब आदमी भी अपना बाल बच्चों का पेट भर पा रहा था, अच्छा न्यूट्रिशन वाला भोजन खिला पा रहा था। पहले क्या होता था ना, पहले पीडीएस में लोगों को चावल भी मिलता था, दाल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, यहाँ तक कि चीनी भी मिलता था, यहाँ तक कि केरोसिन ऑयल भी मिलता था। लेकिन अब इसमें सरकार बहुत ज़्यादा कटौती कर दिया है, तो अब थोड़ा बहुत कम मिलता है, लेकिन अभी भी सरकार अपना ये प्रोग्राम चलाती है। गांव वाले, हालांकि शहर में ये थोड़ा बहुत कम भी दिखता है, लेकिन गांव में आप जाओगे तो गांव में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोगों का राशन कार्ड बना होता है, राशन कार्ड लोग लेके जाते हैं और उनको कम दाम में अनाज मिल जाता है। ठीक है, आगे अगला है बॉडी मास इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना आप ये पढ़ोगे कि किस इंसान का कितना वेट होना चाहिए उसके एज के हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। देयर इज वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड और नॉट, इज टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स। देखो यदि आपको ये पता करना हो कि हमारे बॉडी को अच्छे से भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप पता कर लो बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं, क्या आप बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, क्या आप बहुत कम खा रहे हैं या बराबर खा रहे हैं। मतलब यदि आपको बॉडी का यदि डाइट पता करना हो कि मेरे बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, इस चीज़ का हम लोग पता लगाते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। अब ये क्या होता है, क्या बताता है, तो चलो इसका समझते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर इन मीटर। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, समझिए, बॉडी मास को शॉर्ट में BMI बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट, जो कि होना चाहिए केजी में, 60 kg, 60 kg, 80 kg, जो भी है आपका वेट होना चाहिए केजी में। और नीचे डिवाइड में आप लिखोगे, नीचे बाई में लिखोगे आपका हाइट, और हाइट किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। और हाइट जितना भी है, मतलब 2 मीटर 3 मीटर जो भी आपका हाइट है, उसका स्क्वायर कर दोगे। यदि ऐसा करके आप आंसर निकालते हैं, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा बॉडी मास इंडेक्स। अब अच्छा एक बात बताइए, क्या हर इंसान का बॉडी मास इंडेक्स सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वेट अलग होता है और हर इंसान का हाइट भी अलग होता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा बॉडी मास इंडेक्स को निकालने का, वेट जो कि केजी में होना चाहिए और उसको डिवाइड कर देंगे आप हाइट से, जो कि मीटर में होना चाहिए, लेकिन हाइट का आप इसमें स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका हाइट 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 4 को आप मतलब 4 से डिवाइड करेंगे किसको, वेट को। जो आंसर आएगा वही होगा आपका बॉडी मास इंडेक्स।
नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी मास इंडेक्स को लेकर, इफ द BMI इज बिटवीन 18 to 25 देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल। मान लीजिए आप अपना वेट भी लिख लिए, आप अपना हाइट भी लिख लिए, सब कुछ अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने लिख लिया। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स डिवाइड करने के बाद 18 और 25 के बीच में आ रहा है तो फिर आप ठीक है, मतलब आप हेल्दी हैं, ना ही मतलब आपके बॉडी में ना ही ज़्यादा फैट है, मतलब आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत आदमी मोटा हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, आप ना ही ज़्यादा मोटे हैं ना ही ज़्यादा पतले हैं। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में आ रहा है तब, मतलब सिंपल से ऐसा हुआ कि आपने अपना वेट हाइट सब कुछ लेकर डिवाइड किया और बॉडी मास इंडेक्स आपका 18 से यदि 25 के बीच में है तो फिर आप नॉर्मल है, मतलब ना ही आप मतलब मोटे हैं ना ही पतले हैं, आपका बॉडी ठीक है। लेकिन यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स इफ द BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स इज लेस देन 18 देन इट इज कॉल्ड अंडर नरिश्ड और अंडर वेट। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम आता है इसका मतलब है कि आपको खाने का ज़रूरत अभी और है। समझे बात को, मतलब कि प्रोटीन खाइए, जो खाइए, लेकिन आप थोड़ा बहुत खाइए अभी, मतलब आपके बॉडी को अभी प्रोटीन का ज़रूरत है। कब? जब 18 से कम आए तब। लेकिन मान लीजिए यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो फिर आप ओवरवेट हैं, आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। जैसे कई बार हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि मेरा वेट इतना हो गया, बताइए इसको कम कैसे करें। तो डॉक्टर पहले क्या करता है, आपका BMI निकालता है, बॉडी मास इंडेक्स, कि इस इंसान का बॉडी मास इंडेक्स कितना बढ़ा हुआ है। उसी के हिसाब से आपको डाइट बताता है, एक्सरसाइज बताता है। और कोई इंसान बहुत पतला है, मोटा हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए भी अलग डाइट होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल है, 18 से कम है तो आपको ज़्यादा खाने का ज़रूरत है, यदि 25 से ज़्यादा है तो फिर आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। ये हो गया हमारा बॉडी मास इंडेक्स खत्म। अगला टॉपिक हमारा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम लोग कल करेंगे अगले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HDI। ये जो आपका टॉपिक है ये हमारे मेन टॉपिक के अंदर है, और वो हमारा मेन टॉपिक था पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारा मेन टॉपिक था। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था PDS के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। और इसी के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है समझिए पहले। इट इज़ एन इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर विच ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन वेरियस पैरामीटर्स लाइक पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट एटसेट्रा। समझिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बेसिकली एक डाटा है जो तैयार करने का काम है वर्ल्ड बैंक का, और ये वर्ल्ड बैंक अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब अमेरिका में जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट तैयार करती है, उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ये बताती है कि कौन सा कंट्री तरक्की के मामले में किस पोजीशन पे, यानी कि रैंक दिया जाता है। और रैंक जो दिया जाता है वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने के बाद दिया जाता है, जैसे उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है, लाइफ देखो पर कैपिटा इनकम हम लोग जान चुके हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है ये भी हम लोग समझ लेंगे, लिटरेसी रेट क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। तो अभी आपके सामने जो एक नया टर्म है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट तैयार करती है, उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होता है कि कौन सा कंट्री किस रैंक पे आता है, और उस कंट्री का रैंक डिसाइड करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लिटरेसी रेट कितना है, ये सब चीज़ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं तो आप साइंस का भी देते हैं, मैथ, SST, हिंदी, इंग्लिश सबका देते हैं, सभी सब्जेक्ट का मार्क्स कंपेयर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है उसका रैंक 1 हो जाता है क्लास में। उसी तरीके से इसमें बहुत सारे कंट्री के अलग अलग चीज़ों को मेजर किया जाता है। जो कंट्री हर मामले में आगे निकला वो कंट्री को टॉप रैंक मिलता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कुछ नहीं है,
बस ये एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक तैयार करते हैं, और इसमें ये लिखा रहता है कि कौन से कंट्री को कितना रैंक मिला है, और जो रैंक मिलता है वो अलग अलग पैरामीटर्स पे मिलता है, मतलब अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिलता है। इसमें से पर कैपिटा इनकम एक है, लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। अब समझिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता क्या है, समझिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेफर्स टू एन एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब हुआ कि एक इंसान का जन्म लेने से लेकर मरण होने तक, यानी कि जब वो पैदा लिया उस समय से लेकर उसके मरने तक, वो अपने पूरे जीवन काल में कितना साल जिया, कितना साल वो जिंदा रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और ये जब भी निकलता है तो एवरेज निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी इंडिया का जो है, इंडिया का लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट रेट है 70 से 60 साल। मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज इंडिया में जो कोई एक लड़का पैदा होता है, फिर लड़की पैदा होती है, तो लगभग 60 साल से लेकर 70 साल के बीच तक वो जिंदा रहती है। अब आप बोलोगे कि सर गांव में तो ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो कि 100 साल तक भी जिए हैं। बिल्कुल जिए हैं, 100 साल भी लोग जिए हैं, 110 भी जिया, 115 भी जिया है, लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, एक एवरेज। इंडिया का पूरा जो एवरेज है वो लगभग 60 और 70 के बीच में है। इसका मतलब हुआ कि इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंसान अपने पूरे जीवन काल में मात्र 60 से 70 साल तक बस जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। मरने का कारण कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी हो गया या फिर नेचुरल डेथ हो गया, कुछ भी हो गया। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब हुआ कि उसके जन्म होने से लेकर उसके मरण तक वो इंसान कितना दिन तक जिंदा रहा। दिन नहीं बोलेंगे, साल बोलेंगे, कितने साल तक जिंदा रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, तो जिस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अच्छा है, इसका मतलब क्या है, समझिए। यहाँ पे ना वो चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको ना एक अलग से आपके सामने हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, उसका जवाब भी आप लोग दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 90 ईयर्स है, मान लीजिए। मतलब आप सपोज करो कि आप बोर्ड में बैठे हुए हैं, एग्जाम हॉल में हैं, और इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके सामने एक सवाल है कि एक कंट्री है जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 90 ईयर्स है। इससे आप क्या समझते हैं, बताइए। मतलब कंट्री है जिसमें हर इंसान लगभग ऑन एन एवरेज 90 साल जी रहा है। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, एक्सप्लेन करिए, समझिए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला चीज़ तो आप ये बोलोगे कि सर यदि उस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 90 ईयर्स है, तो पहला चीज़ ये है कि उस कंट्री का हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया है, क्योंकि कई सारे इंसान बीमारी की वजह से कम उम्र में भी मर जाते हैं, और वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 90 ईयर्स है। इसका मतलब है कि हर इंसान 90 साल जी रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो पहला चीज़ ये है कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया है। दूसरा चीज़, क्या जिंदा रहने के लिए केवल हेल्थ का होना बढ़िया है, वहाँ का एनवायरनमेंट साफ है। समझ में आ रही है बात। तो ये दो मेजर रीज़न है किसी भी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यदि अच्छा है, तो इसके पीछे दो रीज़न है। रीज़न और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो मेन रीज़न इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना तो क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, उसको आपको सोचना पड़ता है। तो पहले आपने समझा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक इंसान जब जन्म लेता है उस समय से लेकर मरने तक वो कितना साल जिया। अब इसी से जो एक सवाल क्रिएट हो गया वो ये कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट रेट जो है किसी कंट्री का 90 ईयर्स है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, दो बात है, पहला वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया है, और दूसरा वहाँ का एनवायरनमेंट भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है अपना जो रिपोर्ट तैयार करती है, जो इंडेक्स तैयार करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें ये अलग अलग कंट्री का बहुत सारा चीज़ देखता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि वर्ल्ड बैंक को इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का रिपोर्ट तैयार करना है। मान लेते हैं हमारा पड़ोसी कंट्री है, चाइना का, इंडिया का और पाकिस्तान का, इस तीन कंट्री का रिपोर्ट तैयार करना है वर्ल्ड बैंक को, और वर्ल्ड बैंक को ये बताना है कि इन तीनों में से टॉप पे कौन है। तो वर्ल्ड बैंक क्या देखेगा तीनों कंट्री का, पता है? सबसे पहला वर्ल्ड बैंक देखेगा तीनों कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है। उसके बाद देखेगा कि तीनों कंट्री में से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका अच्छा है। फिर देखेगा कि तीनों कंट्री में से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बर्थ सबसे ज़्यादा किसका अच्छा है। फिर देखेगा कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे कम किसका है।
मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स को वर्ल्ड बैंक देखेगा। उसके बाद जो जिस मामले में मतलब जो कंट्री हर मामले में अच्छा निकला वो रैंक 1 हो जाएगा। जैसे इस मामले में आपका आगे है अमेरिका, फिर आपका चाइना, जापान, ये सब बहुत आगे हैं हम लोगों से, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन 2016 HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर अबाउट 188 कंट्रीज। 2016 में 188 कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मतलब वर्ल्ड बैंक ने 188 कंट्री को कंपेयर किया था कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन है हर मामले में। तो इसमें देखिए कहाँ पे था हमारा इंडिया। द रैंक ऑफ इंडिया इज 131। सोचो हम लोग कितना नीचे हैं। मतलब हम लोगों का जो रैंक आया उस 188 में वो 131 आया। मतलब इसका हुआ कि हम लोगों का लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, फिर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इस मामले में हम लोग क्या हैं? बहुत नीचे हैं। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से श्रीलंका का कितना आया? 73 आया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि इंडिया के मुकाबले ज़्यादा अच्छा कौन है इस मामले में? श्रीलंका है। उसके बाद पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान का हालत तो हमसे भी खराब है, 147 आया उसका रैंक। उसके बाद बात करें नेपाल का, तो नेपाल का भी हमारे से हालत ख़राब है, 145 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा समझिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको बताता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली रिपोर्ट है, एक पूरा का पूरा फाइल होता है जिसको प्रिपेयर करने का काम वर्ल्ड बैंक का है। और वर्ल्ड बैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अलग अलग कंट्री को कंपेयर करते हैं, जिसमें वो अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखेगा। पहला वो ध्यान में रखेगा पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इन सभी मामले में जो सबसे अच्छा कंट्री होगा उसको रैंक 1 दे देगा। ठीक है, और इस मामले में 2016 में हमारा कंट्री 131 रैंक पे था। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, और ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। शुरू करें। सबसे पहले समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ज्योग्राफी में ना भी पहला जो चैप्टर है उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन हमने लिखा है। सेम डेफिनेशन आपको वहाँ पे भी मिलेगा। रिन्यूएबल रिसोर्स का भी आपको सेम डेफिनेशन वहाँ पे मिलेगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का भी आपको सेम डेफिनेशन वहाँ पे मिलेगा। मतलब इस टॉपिक में हमने जानबूझ के ये तीनों डेफिनेशन सेम लिखा है ताकि आपको एक ही डेफिनेशन अलग अलग ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अब ज्योग्राफी जब हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप इसको देखिएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। पहले समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। समझिए, जब आप न्यूज़ देखोगे ना, हालांकि आप लोग नहीं देखते होंगे खास करके, कई बार, हालांकि ये चीज़ ना ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो है उसमें ये चीज़ डिस्कस होता है। मतलब जब आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखोगे और ख़ास करके यदि उस चैनल में इन्वायरमेंट को लेकर बात हो रहा है तो उसमें एक टर्म बार बार डिस्कस होता है, वो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझिए इसका मतलब होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज के समय में आपको जितना तरक्की करना है, जितना आपको डेवलपमेंट करना है करिए, लेकिन इस हिसाब से करिए कि आने वाला जनरेशन को भी वो चीज़ मिले। समझ आ रही है बात? इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास आज जो भी चीज़ है आपको जितना ज़रूरत उतना इस्तेमाल करिए, लेकिन इतना ध्यान रहे, इस हिसाब से इस्तेमाल करिए कि आने वाला जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि आज आपके पास कोयला है, कोयले का इस्तेमाल आपको जितना अभी ज़रूरत उतना करिए, लेकिन इतना ध्यान रहे कि आने वाले जनरेशन के लिए भी कोयला को बचा के रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी होता है कि अपने रिसोर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि आने वाला फ्यूचर भी उसका इस्तेमाल कर सके, मतलब कि उसको भी उसका फ़ायदा मिले। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितना सिंपल वर्ड लिखा हुआ है देखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए आपको जो करना है करिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और आज जो आप काम करेंगे
उसका भुगतना फ्यूचर में लोगों को ना पड़े, इस हिसाब से आपको काम करना है। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रहेगा, सिंपल सा ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्स का आप आज इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि आपका आज ज़रूरत भी पूरा हो जाए, मतलब आपका जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें बच भी जाएँ। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, इसके बारे में भी समझते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी बोलते हैं। तो रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब ऐसा रिसोर्स, ऐसा चीज जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं बार बार, उस प्रकार के रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा रिसोर्स, ऐसा चीज़ जिसका आप इस्तेमाल करिए लेकिन उसको आप बार बार कर सकते हैं, रिन्यू करते जाइए, इस्तेमाल करते जाइए, करते जाइए इस्तेमाल, मतलब रिन्यू करते जाइए, इस्तेमाल करते जाइए, ऐसा इसमें होता है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर सोलर एनर्जी। बताइए, क्या सोलर एनर्जी कभी खत्म हो सकता है? नहीं, इसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं। उसी प्रकार से विंड एनर्जी, हवा कभी खत्म होगा? बिल्कुल नहीं, इसका भी इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं। वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ये सब ऐसे रिसोर्स हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जिसका इस्तेमाल आप बार बार रिन्यू करके कर सकते हैं। अगला इसमें एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर भी क्या रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है? बताइए, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है? हो सकता है। क्यों? देखो, जब जब बरसात होगा तब तब ग्राउंड वाटर तो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो ग्राउंड वाटर अपने आप फुलफिल हो जाता है, मतलब पानी आप नीचे से बाहर निकालते हैं, दोबारा वहाँ पे पानी इकट्ठा हो ही जाता है। तो ये भी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो रिन्यूएबल का मतलब ही हो गया सिंपल सा, जो बार बार आप रिन्यू कर सकते हैं। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, जो जमीन के नीचे पानी है, क्या उसको हम लोग रिन्यू करते हैं क्या? नहीं, नेचर करता है, उसको अपने आप होता रहता है वो। अगला हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, या जस्ट उल्टा है रिन्यूएबल रिसोर्स का। क्या है समझिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। तो ऐसा रिसोर्स जिसको आप किसी भी तरीके से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपने एक बार इस्तेमाल किया, वो खत्म हो गया, तो दोबारा आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा रिसोर्स हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगला इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स का सिंपल सा मतलब हो गया गोल्ड, सिल्वर, ये सब हो गया मिनरल्स, आयरन, है ना, ये सब हो गया एल्यूमिनियम, ऐसे मिनरल्स हो गया। और फॉसिल फ्यूल्स का मतलब हुआ कोयला, यानी कि कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ही बनता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब बनता है। तो ये सब चीज़ आप एक बार इस्तेमाल करोगे, ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इसको रिन्यू करने में लाखों लाख साल लग जाते हैं। जैसे आज आप ज़मीन से कोयला निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब है इस कोयले को बनने में लाखों लाख साल लगे होंगे, तब जाकर हम लोग आज इसको निकाल के इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो रिन्यूएबल रिसोर्स को रिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, और यदि रिन्यू होता भी है तो इसको होने में लाखों लाख साल लग जाते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। वंस द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वुड बी एग्जॉस्टेड, वी वुड नॉट बी एबल टू यूज देम इन फ्यूचर। यदि एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म हुआ तो दोबारा हम लोग इसको रिन्यू फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं, और यदि आप करना भी चाहोगे तो इसको लाखों लाख साल रिन्यू होने में लग जाता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और है इसमें, सो यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली विल हेल्प इन मेंटेनिंग दिस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब एक बात बताइए, जो रिसोर्स आज आपके पास है, यदि उसका इस्तेमाल आज सही से किया जाए तो क्या वो फ्यूचर में बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। इसका मतलब हुआ कि रिसोर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नज़रिए से देख के इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपके पास आज रिसोर्स जो भी है उसका इस्तेमाल करिए, जो ज़रूरत है उसको पूरा करिए, लेकिन इस हिसाब से करिए कि आने वाले जनरेशन को भी उसका लाभ मिल सके। बस यही था हमारा, टॉपिक भी ख़त्म हुआ, टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी ख़त्म हुआ। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? चलिए मिलेंगे हम लोग अपने
अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।